नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। बात लखीमपुर कांड की, जिसकी सच्चाई जानने के लिए एसआईटी ने 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी की है। ये वो 3 आरोपी हैं जो घटना के चश्मदीद भी बताए जा रहे हैं। बताएंगे धर्मांतरण के आरोपों से घिरे प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन मामले में क्या हुआ। बात करेंगे पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की भी, जिसके परिवार पर अब प्रशासन का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। लखीमपुर कांड के 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन तिकुनिया में हुए घटनाक्रम की सच्चाई अब तक पहेली बनी हुई है। मामले की जांच कर रही एसआईटी, जहां मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा सहित 4 आरोपियों को दोबारा रिमांड पर ले चुकी है, तो वहीं शनिवार को एसआईटी ने लखीमपुर कांड के 3 और चश्मदीदों को गिरफ्तार किया है। अब इन आरोपियों से रिमांड में पूछताछ होगी। देखिए, लखीमपुर के गुनहगार अब तक तेहरा गिरफ्तार। लखीमपुर कांड की तेज हुई रफ्तार। तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खुलेगा लखीमपुर कांड का एक एक राज। लखीमपुर कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे वो चेहरे सामने आने लगे हैं जो एफआईआर में अज्ञात के तौर पर दर्ज थे, और उनकी तलाश में पुलिस कोना कोना छान रही थी। और फिर पुलिस के हाथ उन आरोपियों के गिरेबान तक पहुंच गए हैं जो उस रोज घटना वाली जगह मौजूद थे। लखीमपुर कांड के बाद एक वीडियो सामने आए, जिसमें तेज रफ्तार से फर्राटा भरती हुई थार कार सामने खड़े लोगों को कुचलते हुए निकल जाती है। इस वीडियो में थार के ठीक पीछे फॉर्च्यूनर कार चल रही थी, तो वहीं तीसरी कार स्कॉर्पियो भी तेज रफ्तार से निकल जाती है और मच जाती है। अब पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वो तीनों आरोपी घटना वाले दिन स्कॉर्पियो में सवार थे। एसआईटी ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोहित त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह और रिंकू राणा गिरफ्तार। घटना वाले दिन स्कॉर्पियो में सवार होने का आरोप। 3 आरोपी वो पकड़े गए हैं जो कि सबसे पीछे स्कॉर्पियो गाड़ी में चल रहे थे। कई दिनों से इनकी तलाश थी। अब इन 3 लोगों को आज एसआईटी टीम ने गिरफ्तार किया है। वहीं क्राइम ब्रांच में इनसे पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि 14 दिनों के लिए हिरासत की मांग की है इन्होंने, और सीजीएम कोर्ट में आवेदन भी किया है। 14 दिन की रिमांड पर मांगा गया है, जिससे कि इनसे भी पूछताछ की जाएगी। हालांकि इससे पीछे की अगर बात करते हैं तो भी 8 लोगों को एसआईटी टीम ने फिर से हिरासत में लिया था। ये वही स्कॉर्पियो कार है जिसमें इन तीनों आरोपियों के सवार होने का दावा किया जा रहा है, और अब पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब लखीमपुर कांड को लेकर मोहित, धर्मेंद्र और रिंकू राणा से सख्ती से पूछताछ की जाएगी कि आखिर उस रोज क्या हुआ था, कौन चला रहा था स्कॉर्पियो, घटना वाले दिन क्या हुआ था, हादसा होने के बाद गाड़ी क्यों नहीं रोकी। आशीष मिश्रा और अंकित दास को लेकर होगी पूछताछ। फिलहाल लखीमपुर कांड में गिरफ्तारियों का दौर जारी है, और अब तक इस मामले में 13 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लवकुश राणा गिरफ्तार हुआ है, तो वहीं आशीष पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा भी गिरफ्तार हो चुका है। शेखर भारती को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही अंकित दास को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। लतीफ उर्फ काले को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुमित जायसवाल, शिशुपाल, नंदन सिंह बिस्ट को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इसके साथ ही सत्य प्रकाश त्रिपाठी को भी गिरफ्तार कर चुकी है। और अब मोहित त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह और रिंकू राणा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही 3 अक्टूबर को हुई घटना का खुलासा कर लिया जाएगा और इन तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा, जिसके बाद पहले से ही रिमांड पर चल रहे 7 आरोपियों के साथ इन आरोपियों को बिठाकर एक एक रात से पर्दा उठाने का काम किया जाएगा। फिलहाल अभी तक लखीमपुर कांड को 21 दिन बीत चुके हैं और सिर्फ जांच के नाम पर पूछताछ चल रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी पुलिस को फटकार लगा चुकी है, जिसके बाद अब एक बार फिर से लखीमपुर मामले में जांच ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन के धर्मांतरण से जुड़े आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसके तार और भी गहरे होते जा रहे हैं।
इन्हीं तारों की तह तक पहुंचने के लिए अब मामले की फाइल एटीएस के हाथों में सौंपने की तैयारी है। देखिए, आईएएस की अधर्मशाला, एटीएस लगाएगा ताला। पहले तो ऐसे ले लिया था, बाद में हम दिखा रहे एटीएस बेनकाब करेगी धर्मांतरण की साजिशें। या युवन नाश एक कुल के कुल इंसानों, नाश इंसान का बहुवचन। यूपी के सीनियर आईएएस अधिकारी इफ्तिकारुद्दीन के काले कारनामों की फाइल बहुत जल्द आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने वाले सुरक्षा एजेंसी एटीएस के हाथों में पहुंच सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मामले को लेकर सीएम ने खुद जांच अधिकारियों और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है, जिसमें मामले की हकीकत सामने लाने के लिए मामला एटीएस के हाथों में देने की बात भी हुई है। इस मामले में एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और पूर्व मंडलायुक्त कानपुर मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन मामले की जांच एटीएस को दी जा सकती है। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट जो शासन को दी गई है, उस मामले में अब एटीएस को विस्तृत जांच की जिम्मेदारी दी जा सकती है और एटीएस अब इस मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी। इसके साथ ही एसआईटी को मुख्यमंत्री ने 7 दिन का वक्त दिया था और 7 दिन से ज्यादा यानी 20 दिन का वक्त लिया एसआईटी ने साक्ष्यों को संकलित करने में, और इसके बाद साक्ष्य संकलित करते हुए 20 दिन बाद रिपोर्ट दी। और 20 दिन बाद जो रिपोर्ट दी है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि धर्मांतरण की कोशिश थी, ये धर्म प्रचार की कोशिश नहीं थी। विस्तृत जांच के लिए एटीएस को मामला दिया जा सकता है। इफ्तिकारुद्दीन पर लोगों का धर्मांतरण कराने का आरोप। कानपुर में मंडलायुक्त पद पर तैनाती के दौरान धर्मांतरण के आरोप है कि धर्मांतरण की तकरीरें उनके सरकारी आवास में होती थी। सरकारी आवास में तकरीरें करने वाले वीडियो आए सामने। इफ्तिकारुद्दीन पर खुद भी भड़काऊ तकरीर करने के हैं आरोप। वायरल वीडियो में वो इस्लाम अपनाने के फायदे बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीनियर आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन की धर्मांतरण वाली पाठशाला के जो वीडियो सामने आए हैं, उससे हड़कंप मच गया था। वीडियो को लेकर कई तरह के दावे भी किए जा रहे थे, जिसमें सरकारी आवास में धार्मिक तकरीरों के आरोप भी थे। इन्हीं आरोपों की सच्चाई सामने लाने के लिए एसआईटी गठित कर जांच शुरू कराई गई थी, जिसमें कई और गंभीर मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें इफ्तिकारुद्दीन की लिखी धार्मिक किताबें भी शामिल हैं। 65 वीडियो और 3 किताबें खोलेंगी राज। दो 207 पन्नों में एसआईटी ने दर्ज की धर्मांतरण के राज। इफ्तिकारुद्दीन के 2 वायरल हुए वीडियो से शुरू हुई जांच में एसआईटी को करीब 65 ऐसे वीडियो मिले हैं, जिसमें धर्मांतरण और भड़काऊ धार्मिक बातों का जिक्र है। इसके अलावा इफ्तिकारुद्दीन की 3 किताबें भी एसआईटी के हाथ लगी हैं, जिसमें धार्मिक उन्माद से संबंधित सामग्री बताई जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन की मुसीबतें बढ़नी तय हैं। धर्मांतरण वाली पाठशाला की एसआईटी रिपोर्ट। 207 पन्नों की रिपोर्ट एसआईटी ने शासन को सौंपी। रिपोर्ट में आईएएस की हर गतिविधि पर जानकारी। रिपोर्ट में आईएएस के 65 वीडियो मिलने का जिक्र, आईएएस की 3 किताबों के आपत्तिजनक कंटेंट का जिक्र, सरकारी बंगले पर मिलने आने वाले लोगों का भी जिक्र। इफ्तिकारुद्दीन मामले की जांच पूरी कर एसआईटी शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, जिसमें इफ्तिकारुद्दीन से जुड़ी हर एक बात शामिल है, जैसे कि सरकारी आवास पर क्या क्या होता था, कौन लोग आते थे, जो तकरीरें कराई जाती थी उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता था। इन्हीं सब से जुड़े करीब 65 वीडियो एसआईटी के हाथ लगे थे, जिनके आधार पर मामले में तार कई संदिग्ध संगठनों से जुड़े हो सकते हैं, जिसकी जांच के लिए मामला एटीएस को सौंपे जाने की बात कही जा रही है। सीनियर आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन पर आरोप है कि सरकारी आवास पर तकरीरें की गई, धर्मांतरण के लिए उकसाया गया और साहित्य के माध्यम से धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया गया। एसआईटी ने उनकी लिखी किताबें बरामद की और 80 से ज्यादा वीडियो जांच रिपोर्ट के साथ दिए हैं शासन को। और ये भी कहा जा रहा है कि शासन की अनुमति के बाद मोबाइल कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जा सकता है
और ये भी खंगाला जा सकता है कि कौन कौन व्यक्ति उनके संपर्क में था। एसआईटी की रिपोर्ट में किताबों का जिक्र, 3 किताबों के आपत्तिजनक कंटेंट का जिक्र। आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने लिखी हैं किताबें, बिहार के सिवान के प्रिंटिंग प्रेस में छपी किताबें। एसआईटी ने जो रिपोर्ट शासन को सौंपी है उसमें 3 किताबों का जिक्र है जिनमें कई आपत्तिजनक कंटेंट लिखे हुए हैं और इस आधार पर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मिले सबूतों के आधार पर एसआईटी ने आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन से कई बार पूछताछ भी की थी। एसआईटी की रिपोर्ट में करीब 20 पन्नों में सिर्फ इफ्तिखारुद्दीन के बयान दर्ज हैं। अगर ये मामला एटीएस के हाथों में जाता है तो इससे साफ हो जाएगा कि धर्मांधता की इस पाठशाला के तार केवल देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैले हुए हैं। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। माफिया मुख्तार अंसारी ने सिर्फ पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ तक अपनी धाक जमा रखी थी। मुख्तार की सल्तनत को जमींदोज करने में जुटा प्रशासन उसके हर एक काले कारनामे का काला चिट्ठा खोल रहा है। इसी में अब मुख्तार की पत्नी अफशान अंसारी भी कार्रवाई की जद में आ चुकी हैं। अफशान अंसारी के नाम पर लखनऊ में करोड़ों की एक फर्जी जमीन मिली है जिस पर पेट्रोल पंप चल रहा है। देखिए मुख्तार का खेल, फैमिली का तेल। मुख्तार के बाद उसके परिवार की बारी। शिकंजे में मुख्तार की पत्नी अफशान अंसारी। पूर्वांचल की बाहुबली और माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कार्रवाई के बाद अब प्रशासन ने परिवार पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस मुख्तार की अवैध कमाई के जरिए और संपत्तियों की तलाश कर रही है। इसी जांच में प्रशासन को मुख्तार की पत्नी अफशान अंसारी के नाम पर लखनऊ में अवैध जमीन होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने लखनऊ में करोड़ों की जमीन की नाप शुरू कर दी। करीब 9000 वर्ग फीट जमीन विधानसभा मार्ग पर है। लैंड पर 1960 से पेट्रोल पंप बना हुआ है। पंप की करीब 2000 वर्ग फीट जमीन अफशान अंसारी के नाम पर है। नजूल की जमीन 2007 में गलत तरीके से खरीदने का आरोप। पेट्रोल पंप की एक मशीन अफशान अंसारी की जमीन पर चल रही है। माफियाओं को बुलडोजर लेकर प्रदेश से खदेड़ने में जुटी योगी सरकार की नजर अब मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी की संपत्तियों पर है। हम इस समय हुसैनगंज के उस पेट्रोल पंप पर खड़े हैं जहां का एक हिस्सा अफशान अंसारी के नाम पर है। आप सामने देख रहे हैं, ये वो पेट्रोल पंप है जिसे आजमगढ़ पुलिस सील करने के लिए आई है। छानबीन में ये पता चला कि पेट्रोल पंप की ज़मीन जिस व्यक्ति के नाम पर थी, उसने ज़मीन का कुछ हिस्सा अफशान अंसारी को बेच दिया था। यानी ये कुल पेट्रोल पंप की पूरी ज़मीन अगर आप देखेंगे तो 9000 स्क्वायर फीट पर ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पंप बना हुआ है। इस ज़मीन के कागजात भी नहीं हैं, नगर निगम में भी नहीं हैं। सारे दस्तावेज़ फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, ऐसा पुलिस अधिकारियों का कहना है, प्रशासन के अधिकारियों का कहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये संपत्ति मुख्तार ने अपनी पत्नी के नाम से खरीदी थी, जो उसने अवैध तरीकों से और अपराध से जो संपत्तियां अर्जित की थीं। मुख्तार ने राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज में अपनी पत्नी अफशान अंसारी के नाम से बेशकीमती जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी थी। आजमगढ़ पुलिस ने बीते दिनों लखनऊ डीएम से संपर्क कर जमीन का ब्यौरा दिया था, जिससे संबंधित कुछ और रिकॉर्ड प्रशासन ने जुटाए हैं। हालांकि बताया जा रहा है लीज डीड में कहीं भी मुख्तार अंसारी की पत्नी का जिक्र नहीं है। आजमगढ़ पुलिस ने जमीन के हिस्से की नापजोख कर ली है और जल्द ही सीलिंग और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। एनकाउंटर पर एनकाउंटर जारी है, फिर भी पुलिस पर दबंग और बदमाश भारी है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि गोरखपुर से आई तस्वीर है। वो खुद तस्वीरें बयां कर रही हैं। देखिए पुलिस पर भारी दबंग लाठीचार्ज। पुलिस पर भारी दबंगों ने पुलिस को पीटा बारी बारी। जान बचाकर भागे खाकीधारी। तस्वीरें सब कुछ बोलती हैं। रात के अंधेरे की ये तस्वीरें भी सब कुछ बता रही हैं। दबंग पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं और दबंगों के आगे पुलिस वाले
बेबस नजर आ रहे हैं। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है। सरेआम बीच सड़क पर पुलिस वालों की पिटाई की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे दबंगों के हौसले बुलंद हैं। तस्वीरें कानून व्यवस्था के दावे करने वालों को हकीकत का आईना दिखाने वाली है। बीच सड़क पुलिस वालों की पिटाई, शराबियों को रोकने पहुंचे पुलिस वाले पिटे, पुलिस का मखौल बनाती और कानून व्यवस्था के नाम पर शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं। यहाँ के चौरी चौरा थाना क्षेत्र में पुलिस वालों को सूचना मिली थी कि कुछ शराबी शराब के नशे में उत्पात मचा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद कुछ पुलिसकर्मी आरोपियों को पकड़ने के लिए पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। देखते ही देखते हालात ये हो गए कि पुलिस वालों पर नशे में धुत शराबी भारी पड़ने लगे। बचने के लिए भागते दिखे पुलिस वाले। दबंगों ने बीच सड़क दौड़ा दौड़ा कर भी देखते ही देखते मौके पर मौजूद करीब आधा दर्जन दबंग पुलिस वालों पर हावी हो गए। दबंगों से बचने के लिए पुलिस वाले भागे तो दबंगों ने पुलिस वालों को सरेआम दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस बीच मामले की सूचना मिलने पर पहले चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे, फिर पुलिस के आला अधिकारी फोर्स के साथ पहुंचे और पुलिस कर्मियों को बचाया। इस दौरान 2 आरोपियों को पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकियों की तलाश की जा रही है। वहाँ पर मनबड़ थे, जो शराबी थे वो पुलिस वालों को पीटने लगे, लाठी डंडे और लात घूंसों से उनकी पिटाई करने लगे और इस उत्पात के बाद पुलिस कर्मियों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई और वहाँ से मौके से भाग खड़े हुए। इसके बाद जब अधिकारियों को इस घटना की सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंचे और कई थानों की पुलिस ने मिलकर दबिश देना शुरू किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस जो 2 मुख्य आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी से मारपीट, SC/ST एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश जारी है। थाना चौरी चौरा में कल रात्रि में कुछ लोग शराब पीकर उत्पात मचा रहे थे, जहां पर कि 2 हमारे कांस्टेबल गए। उनको जब रोकने का प्रयास किया, उन्होंने कांस्टेबल के साथ मारपीट की, अभद्रता की। इस पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट, हत्या का प्रयास और SC/ST की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। शेष अन्य अभियुक्त 2 अभियुक्त फरार हैं। उनके लिए SP नॉर्थ के नेतृत्व में पुलिस की 4 टीमें लगी है, जो शीघ्र ही गिरफ्तार किए जाए। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जब पुलिस दबंगों के आगे बेबस नजर आई है, बल्कि इससे पहले कई तस्वीरें ऐसी सामने आ चुकी हैं।